अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिव को पैसिव कैसे बनाया जाता है। एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाने का तरीका ये है कि आपको 3 रूल्स याद रखने हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। टेंसेस वाइज जुमलों को समझाने से पहले आपको एक बात बता देनी ज़रूरी है कि किसी भी जुमले में सबसे पहले एक सादा से जुमले की फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि किसी भी जुमले में सबसे पहले कोई नाम या प्रोनाउन यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हो वो उस जुमले का सब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखी जाती है और अपने ऑब्जेक्ट को ढूंढने का तरीका ये होता है कि आप वर्ब देखें कि वर्ब क्या काम कर रही है तो आपको आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो हम तमाम पैसिव सेंटेंसेस को इसी तरह समझेंगे इन्हीं 3 रूल्स के साथ जो कि अभी आपने सुने कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हम लोग आईएनजी की जगह पर बीइंग का इजाफा करेंगे। हमारे पास जुमला लिखा होगा ही इज़ वाटरिंग प्लांट्स। तो हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट प्लांट्स है तो पहले हम इसे सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इज़ एम आर वाले टेंस में ही के साथ इज़ लिखा जाता है तो प्लांट्स चूँकि ज़्यादा हैं तो इज़ एम आर में से हम आर लिखेंगे। फिर हम बीइंग का इजाफा करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब लिखी जाती है तो पैसिव बनाते वक्त हमेशा थर्ड फॉर्म लिखेंगे। प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड। बाय लगाने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो ही जो है वो हिम में बदल जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा जुमला करते हैं ही इज़ नॉट वाटरिंग प्लांट्स। प्लांट्स आर नॉट बीइंग वाटर्ड बाय हिम। यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस में यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म वाले टेंसेस में आईएनजी का इजाफा करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस देखें, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। अगर मैं इसको नेगेटिव करूं तो आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर तो इसका पैसिव होगा अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। इसी तरह इंटेरोगेटिव करते वक्त वॉज आई राइटिंग अ लेटर। अब चूंकि लेटर एक है तो मैं सवाल के शुरू में ही अपना हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। अगर लेटर्स ज़्यादा होते तो मैं वाज की जगह पे पैसिव करते वक्त वर लगाता। अभी फ़िलहाल अ लेटर है, एक लेटर है, इसलिए मैं वाज लगाकर शुरू में फिर सब्जेक्ट लिखूंगा वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी और क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा।
परफेक्ट टेंसेस में इन जुमलों को बनाने से पहले ही बता देता हूँ कि परफेक्ट टेंसेस में हम लोग बीन का इजाफा करते हैं, BEEN बीन का इजाफा करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। रूल्स वही रहेंगे। मिसाल के तौर पर वी हैव वन द मैच, अब ये हैव वाला टेंस है तो हम वी के साथ हैव लिखते हैं तो मैच के साथ हैज आएगा। द मैच हैज बीन वन बाय अस। इसी तरह इसको नेगेटिव करते हैं, वी हैव नॉट वन द मैच हैज नॉट बीन वन बाय अस। सवालिया बनाते वक्त हम उसी रूल को सामने रखेंगे। हैव वी वन द मैच, तो हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाएंगे जो भी हम मैच के लिए लिख रहे हैं, जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया। हैज द मैच बीन वन बाय अस। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस है, दे हैड बॉट अ हाउस, a house had been bought by them। पास्ट परफेक्ट टेंस में तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हैड लिखा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि परफेक्ट टेंसेस में हम बीन का इजाफा करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो ये बनेगा a house had been bought by them। इसे नेगेटिव करते हैं, they had not bought a house, a house had not been bought by them। इंटेरोगेटिव में हैड दे बॉट अ हाउस, तो हैड शुरू में आ जाएगा, हैड अ हाउस बीन बॉट बाय देम। फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल किया जाता है। हम पैसिव करते हुए बस इसके साथ बीन का इजाफा करेंगे। आई शैल हैव टेकन अ बाथ, a bath will have been taken by me। I shall not have taken a bath, a bath will not have been taken by me। इसी तरह सवालिया फिक्रा बनाते वक्त shall I have taken a bath लिखा होगा, तो बाथ के लिए हम will शुरू में लगाएंगे, will a bath have been taken by me। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि परफेक्ट टेंसेस में हमेशा पहले से तीसरी फॉर्म ही लिखी होती है और हमें वही तीसरी फॉर्म नीचे कॉपी कर लेनी है, क्योंकि हम एक्टिव को पैसिव करते वक्त तीसरी फॉर्म ही लगाते हैं हमेशा। प्रेजेंट डेफिनेट में सादा जुमला बनाते वक्त कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी होती, तो उसके लिए हम इज एम आर इस्तेमाल करते हैं थर्ड फॉर्म लगाने के लिए। तो ही राइट्स अ लेटर, अब चूंकि लेटर एक है तो मैं लिखूंगा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अगर यहाँ पर लेटर्स होते यानी कि लेटर ज़्यादा होते तो फिर मैं उसके लिए आर लगाता। प्रेजेंट डेफिनेट में नेगेटिव करते वक्त डू नॉट या डज नॉट जुमले में लिखा होता है और इंटेरोगेटिव करते वक्त डू या डज फिक्रे के बाहर होता है। हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव का पैसिव करते वक्त भी डू या डज की जगह पर इज एम आर ही लगाएंगे, जैसा कि हमने सादे जुमले में यानी कि असर्टिव सेंटेंस में किया था प्रेजेंट डेफिनेट के। तो ही डज नॉट राइट अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। इसी तरह इंटेरोगेटिव करते वक्त अगर हमारे पास जुमला लिखा हो डज ही राइट अ लेटर, तो हम लिखेंगे इज अ लेटर रिटन बाय हिम। पास्ट इंडेफिनेट में
सब्जेक्ट के बाद सादा जुमले में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लिखी होती है। क्योंकि यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हमें थर्ड फॉर्म लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर पैसिव करते हुए। तो ही रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। इसी तरह नेगेटिव करते वक्त पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड नॉट के साथ पहली फॉर्म लगाते हैं या डिड फिक्रे के बाहर लगाकर पहली फॉर्म लगाते हैं। लेकिन हम पैसिव करते वक्त ऐसे जुमलों को भी यानी कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव जुमलों में भी वाज वर इस्तेमाल करेंगे, डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर, इसका पैसिव होगा अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। इंटेरोगेटिव में भी अगर हमारे पास जुमला हो डिड ही राइट अ लेटर, तो हम पैसिव करेंगे वाज अ लेटर रिटन बाय हिम। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल इस्तेमाल होता है और पहली फॉर्म लिखी जाती है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम विल और शैल के साथ बी का इजाफा करेंगे। शी विल हेल्प मी। अब मी ऑब्जेक्टिव केस है, अगर मैं इसे सब्जेक्टिव केस में लेके आऊं तो ये आई हो जाएगा। फ्यूचर टेंसेस में आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है, तो हमारा पैसिव बनेगा आई शैल बी हेल्प्ड बाय हर। सेम इसको इसी तरीके से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करेंगे। शी विल नॉट हेल्प मी, आई शैल नॉट बी हेल्प्ड बाय हर। अगर हमारे पास फिक्रा इंटेरोगेटिव हो फ्यूचर इंडेफिनिट का, विल शी हेल्प मी, तो हम उसे इंटेरोगेटिव में ही पैसिव करेंगे शैल आई बी हेल्प्ड बाय हर। कुछ सेंटेंसेस को अलग से समझाना स्टूडेंट्स इसलिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें गलतियां करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने 3 जुमले लिखे, वाई एम आई नॉकिंग एट द डोर, तो मैं वाई को वैसे ही उतार लूँगा नीचे। बाकी के जुमले को जैसा कि अभी हमने पहले किए सेम उसी तरीके से करूँगा। मैं देखूँगा कि नॉक क्या कर रहा है, द डोर, तो इसका मतलब द डोर जो है मेरा ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैं इज़ एम आर में से इज़ इस्तेमाल करूँगा। चूँकि सवालिया फ़िक्रा है तो मैं इज़ एम आर को शुरू में ही लगाऊंगा। वाई इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड एट बाय मी। अगर हमारा फ़िक्रा हु से शुरू हो, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, टेंस चाहे कोई भी हो, तो हम हु की जगह पे बाय होम लिखेंगे और अपने जुमले को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट द डोर है, तो मैं लिखूंगा बाय होम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट। चूंकि यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं था, इसलिए मैं उसे एंड पर नहीं ला सका। हु को मैंने वहीं शुरू में ही बाय होम बना दिया, तो हम पैसिव करते वक्त इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हमारा फिक्रा वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू हो, जैसा कि ओपन द डोर, तो हम इसको बनाएंगे लेट से, लेट द डोर बी ओपनड। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमें सिर्फ 3 रूल्स याद रखने होते हैं एक्टिव को पैसिव करने के लिए, कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें।
दूसरा रूल मैंने ये बताया कि आपको सादा से जुमले की फॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखी होती है और फिर हमें अपना ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब को देखना होता है कि वर्ब क्या काम कर रही है, तो हमें अपना ऑब्जेक्ट आसानी से मिल जाता है। तीसरी बात जो हमने इस लेसन में पढ़ी वो ये थी कि आईएनजी वाले टेंसेस में हम बीइंग का इजाफा करेंगे, यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हम बीइंग का इजाफा करेंगे, परफेक्ट टेंसेस में हम बीन का इजाफा करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे पैसिव करते वक्त इज एम आर लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल के साथ बी का इजाफा करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।